हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयलर्स इक्वेशन के बेसिस पे बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन भी किया था और वहां पर ये देखा था कि बर्नौलीज इक्वेशन का एक फाइनल एक्सप्रेशन आता था जिसमें टोटल 3 टर्म्स थी। कौन कौन सी टर्म्स थी और ये जो बर्नौलीज थ्योरम है इसको हम लोग प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में कैसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसी के बारे में सीखना है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी वो आप लोगों को पहले याद दिला देता हूं कि हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन में देखा था दैट P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन। ये हम लोगों ने स्टडी करा था। तो अगर मैं कोई भी दो सेक्शन पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अप्लाई करता हूं तो मैं लिख सकता हूं दैट P1 बाय रो जी प्लस v1 square by 2g plus z1 should be equals to p2 by rho g plus v2 square by 2g plus z2। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही चेक कर लिया था, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो बर्नौलीज इक्वेशन थी इसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस का फॉलो किया था। कौन कौन से एजम्पशंस थे वो याद दिला देता हूं। पहला एजम्पशन था दैट द फ्लो शुड बी इररोटेशनल, क्योंकि यहां पर आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं किया है। इसी के अलावा जो फ्लूइड है वो इनविसिड होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। ये 3 एजम्पशंस थे। इसी के अलावा हमने ये एज्यूम कर लिया था कि भाई जो लॉसेस है शियर स्ट्रेस और विस्कोसिटी की वजह से, जैसे कि अगर मैं फ्लूइड को इनविसिड मान रहा हूं तो ऑफ कोर्स वो लॉसेस भी यहां पर नेग्लेक्ट किए गए थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, अगर लॉसेस को मैं कंसीडर करता हूं तो पक्की बात है कि जैसे जैसे हम लोग फ्लो में आगे की तरफ चलेंगे, अगर मैं मान लेता हूं कि आगे की तरफ सेकंड सेक्शन आया है तो सेकंड सेक्शन तक जाते जाते ये जो पर्टिकुलर एनर्जीज है इनका समीशन कुछ कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी। इसीलिए अगर मैं यहां पर लॉसेस को भी कंसीडर करता हूं तो अगर लॉसेस को कंसीडर किया जाए तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो भी हमारी ये एनर्जीज की टर्म्स हैं, इनके अलावा राइट हैंड साइड में आपको हेड लॉस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में हेड लॉस HL को भी ऐड करना पड़ता है इफ यू आर कंसिडरिंग हेड लॉसेस और कंसिडरिंग लॉसेस इन द फ्लो आल्सो। सो ये तो बात हो गई एक आइडियल फ्लो की, और नीचे जो इक्वेशन लिखी है दैट इज फॉर द रियल फ्लो व्हाइल कंसिडरिंग योर लॉसेस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पर टोटल जो 3 हमने देखी कि ये 3 टर्म्स है, ये तीनों ही टर्म्स का जो समीशन है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं एज द टोटल हेड। सो व्हाट इज टोटल हेड? मैं लिख सकता हूं दैट इज द समीशन ऑफ 3 terms. The first term is known as the pressure head, second term is known as kinetic head and the third term is known as datum head. तो वापस से बता देता हूं, P by rho g को मैंने क्या लिखा है यहां पर, that is known as pressure head, that is known as pressure head। जबकि V square by 2g को क्या लिखते हैं हम लोग, that is known as kinetic head, ठीक है, और that is also known as velocity head। वहीं इसके अलावा जो थर्ड टर्म है दैट इज Z, इसको हम लोग बोल देते हैं एज द पोटेंशियल हेड और दैट इज आल्सो नोन एज डेटम हेड। अब सवाल ये आता है कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है ये तीनों ही टर्म्स का। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं दैट व्हाट इज दिस टर्म विच वी कॉल एज हेड। ये हेड होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। और बेसिक ये कंसेप्ट ना पता हो कि टोटल हेड क्या होता है तो आगे चल के भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, हेड क्या होता है, सिंपली अगर मैं यहां पर इसको डिफाइन करूं तो ये कुछ और नहीं है बल्कि दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पर्टिकुलर फ्लूइड पर यूनिट वेट। सो लिख देता हूं एनर्जी पोजेस्ड बाय a fluid पर यूनिट वेट। देखिए कैसे यहां पर मैंने डिफाइन करे 3 अलग अलग तरह के हेड, वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करा प्रेशर हेड।
या फिर चलिए सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं पोटेंशियल हेड को। तो पोटेंशियल हेड क्या होगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। अच्छा ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल्स टू mgh और वेट कितना होता है mg। तो इसका मतलब पोटेंशियल हेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट के बराबर आ जाएगी, दैट इज स्मॉल h। सिमिलरली अगर मैं यहां पर पूछता हूं दैट व्हाट इज काइनेटिक हेड, तो काइनेटिक हेड भी किसकी वजह से होगी, मोशन की वजह से आएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आप लोग जानते हो, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन वेट क्या होता है mg। सो दैट कैन बी रिटन एज v स्क्वायर बाय 2g। यही टर्म हम लोगों ने इसके पहले लिखी थी। अच्छा थर्ड टर्म यहाँ पर क्या थी, तो दैट वाज प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। अच्छा प्रेशर एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और वेट को मैं क्या लिख सकता हूं mg, लेकिन मास को क्या लिख सकते हैं रो इनटू वॉल्यूम इनटू जी। देखिए वॉल्यूम और वॉल्यूम तो कैंसल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू p बाय रो जी ओनली। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर बेसिक जो कंसेप्ट है कि ये जो बर्नौलीज इक्वेशन में तीन टर्म्स है, इन तीन टर्म्स का बेसिक मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोज आर नथिंग बट दीज आर द एनर्जीज ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वेट। और यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज को कंसीडर करते हैं हम लोग, तो प्रेशर एनर्जी को कंसीडर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करते हैं, और थर्ड थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करते हैं। वहीं इसके अलावा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम लोग जब हेड कैलकुलेट करते हैं तो इन तीन में से कोई एक हेड मेजर अगर ना हो पाए तो उनके लिए भी नाम हमने अलग अलग दिए हैं। जैसे कि अगर तीनों ही हेड को आप यहां पर कैलकुलेट कर पाते हो तो उसको बोल देते हैं हम लोग एज टोटल हेड। सो टोटल हेड इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस, या फिर प्रेशर एनर्जी लिख रहा हूं मैं, एनर्जी नहीं लिखना है हम लोगों को, हेड लिखना है। तो व्हाट विल बी द प्रेशर हेड, प्रेशर हेड के लिए डायरेक्टली बस एक्सप्रेशन ही लिख देता हूं p बाय रो जी प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस z विल बी योर टोटल हेड। बट अगर मैं यहाँ पर पीजोमीटर यूज करता हूं, अब पीजोमीटर क्या होता है तो ये आप लोग जानते हो, सिर्फ अगर पीजोमीटर यूज करता हूं तो इसमें इफेक्ट आता है हमारे प्रेशर का और डेटम हेड का। सो इसको मैं लिख देता हूं एज इक्वल्स टू बी प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। सिमिलरली अगर मैं पिटोट ट्यूब को स्टडी करता हूं, पिटोट ट्यूब के बारे में हम लोग थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट पिटोट ट्यूब में आता है एक और पॉइंट जिसको हम लोग बुला लेते हैं एज स्टैग्नेशन पॉइंट, और उसी की मदद से यहां पर एक और नाम आता है वो यहीं बता देता हूं, दैट इज नोन एज स्टैग्नेशन हेड। स्टैग्नेशन हेड पर क्या होता है, जितनी भी ये वेलोसिटी का काइनेटिक हेड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द प्रेशर एनर्जी। इसीलिए जब वहां पर मैं टोटल प्रेशर और स्टैग्नेशन प्रेशर कैलकुलेट करता हूं तो उसमें एक तो प्रेशर होता है स्टैटिक वाला और दूसरा प्रेशर आता है ड्यू टू द मोशन, और दैट इज नोन एज डायनेमिक प्रेशर। तो यहां आप लिख सकते हैं एज द स्टैग्नेशन हेड एज p बाय रो जी प्लस v स्क्वायर बाय 2g। ऑफ कोर्स ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार मिल जाएंगे। क्या मतलब है इनका वो तो मैंने आपको बताया है, बट एक और एक्सप्रेशन है जो कि यहां पर हमें काफी हेल्प करेगा आगे चलकर। क्या एक्सप्रेशन है वो याद दिला देता हूं आप लोगों को, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर। देखिए पावर आप लोगों को सभी को पता है, हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी एक अलग से चैप्टर होता था हमारे स्कूल लेवल में, और इसके अलावा हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं। पावर क्या होता है बेसिक अगर मैं डेफिनेशन दूं अगर, तो पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और it can also be written as work done per unit
टाइम। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन एनर्जी, सो दैट यू कैन सी हियर एज एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, एक बात और मेरे को बताओ, हेड को मैंने क्या लिखा है? हेड वाज रिटन एज एनर्जी पर यूनिट वेट, यस और नो? सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू हेड इनटू वेट। इधर पुट कर देता हूं तो पावर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? एनर्जी की जगह मैं लिख देता हूं हेड इनटू वेट अपॉन टाइम। अच्छा, ये बता दो वेट को मैं क्या लिख सकता हूं? वेट कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन टाइम। अच्छा, मास को भी क्या लिख सकता हूं? चलो ये भी बता दूं यहां पर, तो मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इनटू जी। अब ये बता दो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या होता है? तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू योर डिस्चार्ज। सो इसको मैं लिख सकता हूं दैट पावर का फाइनली फॉर्मूला क्या मिल रहा है? रो जी, ये डिस्चार्ज हो गया और ये एच हो गया, तो दैट कैन बी रिटन एज रो जी क्यू एच। ये बेसिक यहाँ पर फॉर्मूला है। कैसे आता है ये मैंने आप लोगों को बताया है। अब ये पावर का सिंपली फॉर्मूला लिखा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर लॉस्ट, तो ऑफ कोर्स मुझे वहां पर हेड की जगह कौन सा हेड लिखना पड़ेगा? दैट विल बी इक्वल्स टू हेड लॉस्ट, यस और नो? और अगर मान लीजिए यही मैं इक्वेशन में पूछता हूं दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेड सॉरी पावर ट्रांसमिटेड, तो ये बता दो पावर जो ट्रांसमिट होगा वो वाला पावर लेना है जो कि फाइनली पहुंचा है। पहुंचा होगा तो पक्की बात है हेड जो लोगे आप वो इनिशियल वाला, पहले वाला नहीं बल्कि बाद वाला हेड लोगे। इसीलिए ट्रांसमिटेड अगर मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी क्यू, बट हेड कौन सा लोगे आप? फाइनल हेड ले लोगे। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बेसिक फॉर्मूलेज है जो कि आप बर्नौलीज इक्वेशन का जो हेड का कंसेप्ट है उसी से निकालते हो। लेकिन काफी दुख की बात है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि हेड क्या होता है। आई होप वो हेड जो हमने अभी यहाँ पर 3 पढ़े हैं उनका बेसिक मतलब क्या था, एक्सप्रेशन कैसे आता है, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक और तरीका था कि हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को समझ पाए ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने ये पढ़ा यहाँ पर अभी कि 3 तरह की एनर्जीज होती है फ्लूइड के पास, और वो तीनों ही एनर्जीज का समीशन कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हाँ, अगर रियल फ्लो होता तो वहां पर लॉसेस भी होते जिसको हम लोगों ने एज हेड लॉस कंसिडर किया था। चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो बर्नौलीज इक्वेशन अभी पढ़ी है इसी के कुछ और एप्लीकेशंस भी होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात कर रहा हूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि डेटम हेड की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ही सेम रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो में डेटम हेड को मैं दोनों ही तरफ से कैंसल आउट कर दूं बर्नौलीज इक्वेशन में, तो मैं लिख सकता हूं दैट P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G शुड बी इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ये कांस्टेंट होगा, ठीक, शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर इसका समेशन कांस्टेंट ही लाना है तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना दैट इफ प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वहां पर वेलोसिटी कम होगी, या फिर क्या हो सकता है कि अगर आपने प्रेशर कम किया तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स ये बेसिक बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी बेसिक बात जो हमने यहाँ पर अभी बर्नौलीज इक्वेशन से बताई है, इसी के लिए हम लोग कई बार काफी अलग अलग तरह से इसके एप्लीकेशंस भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला एप्लीकेशन अगर मैं बर्नौलीज का चेक करता हूं तो दैट इज एज अ सीन इन द वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर क्या होता है हम लोग आगे देखने वाले हैं, लेकिन वेंचुरीमीटर में ध्यान दीजिएगा कि पहले तो एक एरिया था जिसके लिए डायमीटर D1 है, लेकिन बाद में यहाँ डायमीटर कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर मैं डिस्चार्ज की बात करता हूँ एरिया
into velocity will remain constant at the two sections, yes or no? तो जहां पे भी एरिया कम होगा पक्की बात है वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर मैं यहां पर इस सेकंड सेक्शन पे बात करता हूं, यहां पर क्या है, एरिया की वैल्यू कम है और पक्की बात है वेलोसिटी की वैल्यू इधर ज्यादा होगी। और ये मैं ऑलरेडी जानता हूं दैट प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड का जो समीशन रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर इधर ये थ्रोट पर अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इधर जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक मैनोमीटर अगर लगाया जाए, मैनोमीटर मतलब जो कि प्रेशर मेजर करता था, अगर मैनोमीटर लगाते हो तो इधर प्रेशर की वैल्यू कम है, इधर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। और अगर इधर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है तो ये जो फ्लोइंग लिक्विड है वो ज्यादा नीचे तक धकेल पाएगा हमारे मैनोमेट्रिक लिक्विड को। सो ऑफ कोर्स इधर देखोगे फ्लोइंग लिक्विड यहां तक जा पा रहा है, जबकि इधर फ्लोइंग लिक्विड कुछ कम हाइट तक ही नीचे दब पाया है। सो ऑफ कोर्स यहां पर दबाने के लिए जो प्रेशर है फ्लोइंग फ्लूइड के पास थ्रोट पे कम है, जबकि इधर दबाने के लिए जो प्रेशर है वो ज्यादा है। सो ये पहली एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग वेंचुरीमीटर में, और इसी को वेंचुरीमीटर को यूज किया जाता है टू मेजर डिस्चार्ज। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए देखें यहाँ पर एक और एप्लीकेशन में आप लोग को एक घर बना हुआ दिख रहा होगा। घर पर क्या दिख रहा है कि सर अगर मान लीजिए ये घर है और इधर से साइड से हवा बह रही है, तो अभी एक बात मेरे को ये समझाना, क्या ये हवा घर के अंदर भी बह रही है? नहीं। तो अगर यहां पर अंदर की तरफ अगर मैं पूछता हूं क्या अंदर हवा है, हवा है तो जरूर, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। सो अंदर की तरफ हवा की वेलोसिटी कम है, लेकिन बाहर वेलोसिटी ज्यादा है। सर जहां पे भी वेलोसिटी ज्यादा होगी उस तरफ क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी बाहर, और अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है। अब एक बात और समझाओ कि कोई भी मैटर कहां से कहां मूव करता है, ये आप जानते हो दैट एवरी मैटर टेंड्स टू मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। और इधर क्या दिख रहा है कि अंदर की तरफ हाई प्रेशर है, अंदर की तरफ प्रेशर हाई है, जबकि ऊपर की तरफ प्रेशर कम है। तो इस कारण से क्या होगा कि जो ये घर है उसकी रूफ जो छत है, छत के ऊपर तो प्रेशर कम है लेकिन नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो छत की टेंडेंसी क्या होती है, ऊपर की तरफ मूव कर जाए, लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो घरों की जो छत है वो उड़ जाती है। शेड्स अगर है, मैं पक्के घरों की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि पक्के घर की छत तो नहीं उड़ेगी, लेकिन हाँ जो कच्चे मकान बने हुए हैं जिन पे शेड डला हुआ है उनके शेड जरूर उड़ जाते हैं। ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि सर मकान के ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, प्रेशर काफी कम हो जाता है एज कंपेयर टू द प्रेशर इन द हाउस। और यही मेन रीजन है दैट व्हाई द रूफ्स गेट ब्लोव्ड बिकॉज ऑफ द विंड। चलिए अभी आगे बढ़ते, एक और यहां पर आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं दैट इज ऑफ अ स्पॉइलर। अब ये स्पॉइलर क्या होता है, तो देखिए जो रेसिंग कार्स है, रेसिंग कार्स में अगर मैं आप लोग को एक और डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, मान लेते हैं ये आपकी कार है, बहुत बढ़िया आपकी रेसिंग कार है। तो रेसिंग कार में ठीक है, टायर भी दिखा देता हूं यहां पर। ये जो रेसिंग कार है इसमें आप क्या करते हो, इधर पीछे की तरफ आप लोग देखोगे कई बार कि हम लोग इस तरह का स्पॉइलर लगा देते हैं, हम लोग इस तरह का एक स्पॉइलर लगा देता है। अभी स्पॉइलर इतना बड़ा नहीं होता, एग्जैक्टली डायग्राम में देखने को मिलेगा, लेकिन स्पॉइलर होता क्या है, आई होप इतना तो आप जरूर विजुअलाइज कर पाए होंगे कि हाँ सर इस तरह का स्पॉइलर जरूर देखा है। स्पॉइलर का यूज क्या होता है, देखिए ये जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों का जनरली अगर मैं आपको पूछता हूं दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द कार, तो देखिए शेप कार का क्या होता है, जनरली कुछ इस तरह का होता है, हाँ या ना? ठीक है, मैंने एग्जैक्टली नहीं बनाया बट थोड़ा सा रफ फिगर अगर मैं बनाता हूं, और ये कार अगर मान ले आगे की तरफ जा रही है तो यहां से जो हवा है, हवा कुछ इस तरह से फ्लो कर रहेगी, यस और नो, और कुछ हवा नीचे से पास कर जाएगी यहां से। ये आपकी कार थी एग्जैक्टली, यस और नो। तो अभी मेरे को ये बताओ कि जो हवा पहले आगे थी वही हवा पीछे पहुंचने वाली है, हाँ या ना? और अगर मैं पूछता हूं कि भैया ये बताओ कि ऊपर से जाने वाली हवा के पास पाथ ज्यादा लंबा है
या नीचे से जाने वाली हवा के लिए पाथ लंबा है, तब बोलोगे सर लंबा पाथ तो ऊपर वाली हवा के लिए होगा। और अगर लंबा पाथ कैरी करना है, ट्रेवल करना ऊपर वाली हवा को, तो ऑफ कोर्स ऊपर क्या होनी चाहिए, हवा की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। इसीलिए अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी। और नीचे क्योंकि वेलोसिटी कम है तो ये पक्की बात है नीचे की तरफ प्रेशर की वैल्यू हाई होगी। और ये आप जानते हो कि ये जो नीचे की हवा है, या इवन कार की मैं बात करूं तो वो कहां से कहां मूव करने की कोशिश करेगी ऐसे केस में, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। इसीलिए जब भी आप गाड़ी को हाई स्पीड पे रन करते हो, मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाते हो, उतना आप ऐसा देखोगे कि गाड़ी आपकी हवा में चल रही है, हल्की फील होती है। अगर आप लोगों ने गाड़ी चलाई है तो बिल्कुल आपको ये समझ में आती होगी कि सर हाई स्पीड पे गाड़ी बहुत हल्की लगती है। क्यों हल्की लगती है, क्योंकि गाड़ी के ऊपर की तरफ वेलोसिटी ज्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है, गाड़ी की टेंडेंसी होती है कि ऊपर की तरफ उड़ जाए। लेकिन हम ऐसी हाई स्पीड कार जिनमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, उनमें हम लोग उसको जमीन पे ही कांटेक्ट बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, इन कार्स में स्पॉइलर दे देते हैं। अब स्पॉइलर का शेप कैसा होता है, तो देखिए यहां से अगर इस तरफ से हवा आ रही है, स्पॉइलर का शेप आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर इस तरफ से हवा आ रही है तो देखो ऊपर की तरफ से क्या दिख रहा है, सीधा सीधा पाथ है एयर के लिए। लेकिन नीचे की तरफ से जाने वाली हवा के लिए क्या दिख रहा है कि पाथ थोड़ा लंबा है। तो पक्की बात है, अब मेरे को ये बताओ, सेम एयर है जो कि यहाँ पर पहले थी, उसको यहाँ पर पहुंचना है सेम टाइम पर, तो ऑफ कोर्स नीचे वाली जो हवा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अबोव एयर। सो यहां पर अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो पक्की बात है इधर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इधर प्रेशर रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो स्पॉइलर है, स्पॉइलर के कारण ये स्पॉइलर पे जो हवा का दबाव होगा वो क्या करेगा, इस स्पॉइलर को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए फोर्स लगाएगा। इसीलिए ये जो स्पॉइलर होता है इस पे एक्ट करता है डाउनवर्ड फोर्स, जो कि आप इस पूरी कार के ऊपर लगने वाले अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसी कारण से ये जो स्पॉइलर है ये काफी सारी ऐसी रेसिंग कार्स जो कि हाई स्पीड पे चलती हैं उनमें लगाना काफी जरूरी हो जाता है टू कीप देम स्टेबल। क्यों स्टेबल रखना है, तो ऑफ कोर्स वो आप समझ पाओगे कि सर अगर ये कार का कांटेक्ट रोड पर होगा तभी वो स्टेबल और कंट्रोल्ड वे में मूव कर पाएगी। इसीलिए ये स्पॉयलर्स भी दिए जाते हैं। दैट इज अगेन वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ योर बर्नौलीज थ्योरम। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है फॉर अ स्पिनिंग बॉल। क्या बोल रहा हूं मैं, क्रिकेट सभी ने खेला है। क्रिकेट में क्या देखा आप लोगों ने कि बॉल को स्पिन करके फेंका जाएगा अगर, तो वो जो पर्टिकुलर बॉल है अगर बहुत तेज फेंकी गई है, मैं हरभजन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, स्पिनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फास्ट बॉलर्स की जिनकी स्पीड काफी ज्यादा है और वो भी बॉल को घुमाकर फेंक रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज अ स्विंग। और उसके कारण हम लोग क्या देखते हैं कि जो बॉल है वो हवा में ही लहराती है, हवा में ही बिना टिप्पा खाए भी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती हैं। उसी जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोल देते हैं क्रिकेट की भाषा में स्विंग, जबकि इसको सपोर्ट करने वाला जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं हम लोग एज द मैग्नस इफेक्ट। अगेन यहाँ पर अगर मैं आपको मैग्नस इफेक्ट की बात समझाऊं तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कि देखिए अगर ये बॉल इस तरफ मूव कर रही है तो ये बॉल अगर घूम रही होती तो देखोगे यहाँ से बॉल तो इस तरफ जा रही है लेकिन जो हवा है वो तो स्टेशनरी है, हवा इस तरफ जाएगी रिलेटिवली, ठीक है, क्योंकि बॉल जिस भी तरफ मूव कर रही है हवा की जो रिलेटिव स्पीड होगी उसके अपोजिट होनी चाहिए, ये बात क्लियर है। तो अगर ये बॉल इस तरफ जा रही है तो हवा इस तरफ जाएगी, लेकिन ये बॉल अगर इस तरफ घूम रही है, देखिएगा ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहां पर जरा चेक करेंगे कि सर यहां क्या होगा, अपोज करेगी ये हवा को और इस कारण से इधर हवा की वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, हवा की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज दिस रोटेटिंग बॉल इज ऑल्सो सपोर्टिंग योर एयर। सो ड्यू टू द रेजिस्टेंस इधर वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जबकि नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ गई है तो प्रेशर कम हो जाएगा। जहां पे भी प्रेशर कम होगा बॉल उसी तरफ मूव करेगी। आप समझ सकते हो, मैटर है बॉल और एवरी मैटर मूव्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर जोन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखोगे कि जो बॉल है वो सीधे नहीं जाएगी, बल्कि आगे इस तरफ जाते जाते नीचे की तरफ मूव करेगी। मतलब ये जो बॉल है, ये बॉल हो सकता है यहां से इस तरफ मूव करे, ठीक है, सीधे नहीं जाएगी। और इसी फिनोमिना को हम लोग जब क्रिकेट में देखते हैं तो उसको स्विंग बुला लेते हैं। क्या नाम मैंने बोला है अभी यहाँ पर जो इफेक्ट कंसीडर किया है, दैट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। अच्छा, ये मैग्नस इफेक्ट के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे डिटेल में। चैप्टर नाम बता देता हूं, चैप्टर का नाम होता है लिफ्ट एंड ड्रिफ्ट, सॉरी लिफ्ट एंड ड्रैग, दैट इज फॉर द सबमर्ज्ड बॉडीज। पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर आगे, बट चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और एप्लीकेशन देखे तो ये एप्लीकेशन तो बहुत ही सिंपल सी है कि सर अगर हम लोग माउंटेन्स की बात करते हैं, देखिए ये माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को कि सर यहाँ तो देखिए वेलोसिटी के सॉरी जो एयर है उसके पास नीचे की तरफ बहुत बड़ा एरिया होता है फ्लो करने के लिए। ऊपर जैसे जाती है यहाँ पर तो क्या देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर क्या है, स्पेस कम है फ्लो करने के लिए, और स्पेस कम है तो पक्की बात है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऊपर जाने पर बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पेस कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। इधर अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो पक्की बात है प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और वही आप देखते हो कि जब आप पर्वत पे पहाड़ पर जाते हो तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। एक रीजन ये है कि ऊपर जाने पे प्रेशर क्यों कम हो जाता है, जब हवा बहुत तेज चलती है तब वहां पर सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है पहाड़ों पर, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोग जानते होंगे क्यों होती है, उसका रीजन यहाँ पर से समझ में आता है बर्नौलीज इक्वेशन से। और इसके अलावा एक और रीजन समझ में आता है कि ऊपर प्रेशर कम क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पे कम होता है, नीचे जाने पे बढ़ता है, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है। तो एक इफेक्ट वो भी होता है और इफेक्ट ये भी है जो बर्नौलीज इक्वेशन से सपोर्ट होता है। इन दोनों ही इफेक्ट के कारण आप देखते हो कि पहाड़ में ऊपर जाने पर क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक टारप्लिन की है। टारप्लिन क्या होता है, तो जो ये ट्रक्स होते बड़े बड़े आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें आप एक कपड़ा कैनवास लगाते हो, लपेटते हो कवर करने के लिए। अगर ये जो ट्रक है ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो क्या होगा, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों ही तरफ वेलोसिटी इक्वल होगी, प्रेशर बराबर बराबर होगा। तो जो टारपुलिन है वो ना ही ऊपर जाने की कोशिश करता है ना ही नीचे जाने की कोशिश करता है, बिकॉज प्रेशर एंड वेलोसिटीज आर इक्वल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। लेकिन अगर मैं इधर चेक करता हूं एक मूविंग ट्रक को, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ट्रक है, ट्रॉलीज है, ट्रैक्टर में जो पीछे ट्रॉली लगी रहती है उसमें आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामान इतना ज्यादा भरा हुआ है, क्योंकि जो पीछे पॉलिथीन बांधी है वो फूल जाती है। वो फूल जो रही है वही यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। क्यों फूल जाती है उसका रीजन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर जो ऊपर से यहाँ पर हवा जा रही है, इधर तो वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन इधर वेलोसिटी क्या है, काफी कम है। और जहां पे भी वेलोसिटी ज्यादा होगी पक्की बात है उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन। प्रेशर अगर ऊपर कम है तो जो टारप्लिन है उसका टेंडेंसी क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना। इस कारण से क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रक है या ट्रॉली है उसके सराउंडिंग में प्रेशर कम है। इस कारण से जो टारप्लिन आपने बांधी है, जो कैनवास आपने बांधा है, वो ऊपर की तरफ फूल जाता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है, अगेन फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर मूव करने की। सो एक और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जो कि आप लोग बता सकते हो फॉर द बर्नौलीज थ्योरम। आई होप ये सभी के सभी आप लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा, इसी के अलावा एक और एप्लीकेशन होती है, दैट इज फॉर द एयरफॉइल। एयरफॉइल के लिए जो एप्लीकेशन है देखेंगे यहाँ पर, एयरफॉइल बिल्कुल आप जानते होंगे कि सर हम लोग ये एरोप्लेन से यहाँ पर ये जो पंख दिए जाते हैं, ठीक है, मैं ये जो पंख है, ये पंख का ही अगर मैं शेप दिखाता हूं तो पंखों का शेप कैसा रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये पंखों का शेप कुछ इस तरह का रखा जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज होता है, वो बता देता हूं क्या चेंज होगा। यहां से ऐसा नहीं जाएगा बल्कि ये जाता थोड़ा सा इस तरह का,
ये जाता है कुछ इस तरह का। अच्छा, यहां से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो जो हवा है वो यहां से ऊपर से जाएगी, कुछ हवा इधर से ऊपर से जाएगी और कुछ हवा यहां से सीधे चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज फॉर एयरफॉइल। अच्छा, एयरफॉइल कितने में है तो वो भी दिखा देता हूं। एयरफॉइल ये है, थोड़ा सा शेप परफेक्ट नहीं बना है बट आई होप आप लोग समझ पाओगे यहाँ पर, क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट सीखना, अभी एयरफॉइल की डिजाइनिंग नहीं करनी है। लेकिन बात समझिए अगेन कि यहाँ पर ऊपर से जाने वाली जो हवा है उसके पास पाथ लंबा ट्रेवल करना है। इसको पाथ अगर लंबा ट्रेवल करना है तो इसके लिए वेलोसिटी भी क्या होगी, ऊपर वाली एयर के लिए ज्यादा होगी देन योर एयर दैट इज मूविंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एयरफॉइल। जहां पे भी वेलोसिटी ज्यादा होती है उधर क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है और इधर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी रिलेटिवली। और ये जो एयर है, ये जो एयरफॉइल है, सॉरी, इस एयरफॉइल की टेंडेंसी क्या हो जाएगी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस एयरफॉइल पर एक्ट करेगा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, जो कि इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करने के लिए हेल्प करेगा। और यही जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एज द लिफ्ट फोर्स। तो ऑफ कोर्स ये जो एरोप्लेन है इसके दोनों ही पंखों पर यहां पर क्या होता है, आप देखोगे कि दोनों ही पंखों से लिफ्ट फोर्स मिलता है और उसी के कारण ये जो हमारा एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट है वो उड़ पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल से, जो कि हम लोग देखते हैं बर्नौलीज थ्योरी के एप्लीकेशंस के रूप में। ऑफ कोर्स इन सभी को हम लोग और डिटेल में भी पढ़ते हैं, अलग अलग हमारी ब्रांचेस होती है फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो ऑफ कोर्स उनमें सभी में अलग अलग डिटेल्स में हम लोग जाते हैं। लेकिन ये कुछ जनरल एप्लीकेशंस थी जो कि हमने अभी यहाँ पर अभी देखी है। आई होप जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया है इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, ये तो बात होगी थ्योरी और एप्लीकेशंस की, डेरिवेशन की। न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं वो भी हम लोगों को देखना है, क्योंकि एग्जाम में सभी कुछ मिलता है, थ्योरी भी मिलती है और एप्लीकेशंस भी मिलते हैं और हमें न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, तो उनको भी देखना बाकी है। तब तक उसके लिए क्या करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।